स्पेन एक दिन से दूसरे दिन में नहीं बदला। यह कोई तत्काल विघटन या अचानक पतन नहीं था। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो समय के साथ एकत्रित निर्णयों, तनावों और त्रुटियों के साथ बनाई गई थी। सब कुछ 3 जनवरी 1874 को आकार लेना शुरू हुआ, जब जनरल पाविया ने डिप्टी कांग्रेस में प्रवेश किया और फर्स्ट रिपब्लिक को समाप्त कर दिया। एक राजनीतिक प्रयास जो मुश्किल से 11 महीने तक चला था और जिसके पास गहराई से विभाजित समाज में खुद को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसी क्षण से पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था। सेना ने स्पष्ट कर दिया कि उसे उस प्रयोग पर भरोसा नहीं था और उसने राजशाही को सत्ता वापस करने का विकल्प चुना। कुछ महीने बाद 29 दिसंबर 1874 को जनरल मार्टिनेज कैंपोस ने अल्फोंसो की घोषणा की। युवा अल्फांसो अगले दशकों के दौरान, विशेष रूप से 19वीं सदी के अंत और 20वीं की शुरुआत के बीच, देश ने सतही स्थिरता का अनुभव किया, जो सत्ता साझा करने वाली पार्टियों के बीच समझौतों द्वारा चिह्नित थी, जबकि आबादी के बड़े क्षेत्रों को किनारे पर छोड़ दिया गया था। समानांतर में सामाजिक वास्तविकता बदलने लगी। औद्योगिकरण असमान रूप से आगे बढ़ा, काम करने की स्थितियां कठोर थीं और क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में असंतोष बढ़ने लगा। 1890 में पुरुष मताधिकार के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, लेकिन इस उद्घाटन का मतलब सत्ता का वास्तविक परिवर्तन नहीं था, क्योंकि नियंत्रण अल्पसंख्यकों के हाथों में केंद्रित रहा। इस बीच विदेशी संघर्षों ने दबाव बढ़ा दिया। 1895 और 1898 के बीच क्यूबा, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस में युद्धों ने दुनिया में स्पेन की स्थिति को और कमजोर कर दिया, और 1898 में अंतिम महान उपनिवेशों का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जिसने अर्थव्यवस्था और देश की पहचान दोनों को प्रभावित किया। उसी अवधि को प्रमुख हस्तियों की मृत्यु से चिह्नित किया गया था। 1897 में एंटोनियो कैनोवास डेल कैस्टिलो की हत्या कर दी गई थी, जिसने राजनीतिक संरचना के भीतर एक महत्वपूर्ण शून्य छोड़ दिया था जिसने वर्षों तक स्थिरता बनाए रखी थी। वहां से एक अलग चरण शुरू हुआ, जिसे पोस्ट कैनोविज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें आंतरिक तनाव अधिक दिखाई देने लगे। घाटे की भरपाई के लिए अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद की ओर उन्मुख थी, जबकि सामाजिक असमानता बढ़ती रही। अशांति को रोकने के लिए कुछ श्रम सुधार पेश किए गए, लेकिन वे अपर्याप्त थे। श्रमिक वर्गों के पास अभी भी सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था और असंतोष बढ़ता रहा। उसी समय देश कार्लिज्म जैसे आंतरिक संघर्षों को झेल रहा था। इसके अलावा नई वैचारिक धाराएं जो ताकत हासिल करने लगी थीं, अराजकतावाद और समाजवाद संगठित होने लगे थे और स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे थे। यह सब तब हुआ जब यूरोप के अन्य हिस्सों में पहले से ही गहरा परिवर्तन हो रहे थे, जिससे स्पेन तेजी से पीछे की स्थिति में आ गया। जो स्थिरता प्रतीत होती थी, उसके पीछे तनाव का एक निरंतर संचय छिपा हुआ था, एक मुक्त दबाव जो गायब नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे साल बीतते गए बढ़ता गया, और आने वाले दशकों में आने वाले गहरे बदलावों के लिए जमीन तैयार हो गई। सदी के अंत में वास्तविक स्थिरता नहीं आई,
जो नियंत्रण प्रतीत होता था उसमें गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे और उस संदर्भ में 17 मई 1902 को अल्फोंसो उनके आगमन ने एक नए चरण की शुरुआत को चिह्नित किया, लेकिन इसने कुछ गहरे सबूत भी दिए। 19वीं शताब्दी के अंत से विरासत में मिली संरचना का धीमा विघटन शासन करने का एक तरीका जिसने आबादी के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से श्रमिक वर्गों को छोड़ दिया था, जिनकी राजनीतिक जीवन तक कोई वास्तविक पहुंच नहीं थी। श्रमिक, बुद्धिजीवी और असंतुष्ट क्षेत्र। शासनकाल के पहले वर्षों के दौरान सरकारें तेजी से एक दूसरे का अनुसरण करती थीं। 1903 में मौरा और अन्य नेताओं जैसी हस्तियों ने निरंतर परिवर्तन के बीच जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन इस रोटेशन ने अंतर्निहित समस्या का समाधान नहीं किया। राजा ने स्वयं महत्वपूर्ण निर्णयों में हस्तक्षेप किया, जिससे संस्थागत तनाव पैदा हुआ जिसने स्थिरता को और कमजोर कर दिया। सबसे नाजुक क्षणों में से एक तब हुआ जब सैन्य क्षेत्र में अधिकार पर सवाल उठाया गया, जिससे एक संकट पैदा हो गया जिसने संवैधानिक शक्ति की सीमाओं को उजागर कर दिया। दिसंबर 1904 और जुलाई 1905 के बीच सरकार में बदलाव हुए जो एकजुटता की कमी को दर्शाते थे। इस बीच सामाजिक क्षेत्र में तनाव बढ़ता रहा। 1905 में बार्सिलोना में व्यंग्य प्रकाशनों से संबंधित एक घटना ने सेना की सीधी प्रतिक्रिया को उकसाया, जिसने प्रिंटिंग प्रेस और महत्वपूर्ण मीडिया पर हमला करके जवाब दिया, जिसके कारण नागरिक आबादी पर सैन्य अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाले कानूनों को मंजूरी दी गई, जो कठोर पदों की ओर एक मोड़ था। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन ने प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की। जनवरी और मार्च 1906 के बीच अल्जेसिरास सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां उत्तरी अफ्रीका के पुनर्गठन को संबोधित किया गया और जहां स्पेन ने अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर भाग लिया। लेकिन बाहरी उपस्थिति का यह प्रयास आंतरिक नाजुकता के विपरीत था जो बढ़ती रही। उसी वर्ष मई 1906 में अल्फांसो सत्ता और आबादी के बीच दूरी बढ़ गई। अशांति फैलने के दौरान छोटे छोटे हलकों में निर्णय लिए गए और हालांकि सतह पर देश काम करता रहा, लेकिन गहराई से एक बहुत गहरा बदलाव तैयार किया जा रहा था, जो तुरंत प्रकट नहीं होगा, लेकिन वह पहले से ही चल रहा था। बड़े संघर्ष और परिवर्तन के चरण की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे 20वीं सदी के पहले वर्ष आगे बढ़े, तनाव शांत होना बंद हो गया और स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगा। देश में अब केवल अशांति ही नहीं बढ़ रही थी, बल्कि प्रतिक्रिया भी होने लगी थी। 1907 में एंटोनियो मौरा आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने, राजनीतिक उपायों को सख्त करने और एक वास्तविकता को नियंत्रित करने के प्रयास में स्वतंत्रता को और सीमित करने के इरादे से सत्ता में आए, जो पहले से ही बहुत तेजी से बदल रही थी। लेकिन वास्तविक मोड़ 1909 में आया, जब मोरक्को में स्पेनिश उपस्थिति एक खुले संघर्ष में बदल गई, जो तब तक एक सीमित हस्तक्षेप था। संसाधनों और जीवन दोनों में तेजी से महंगा युद्ध बन गया। अफ्रीकी क्षेत्र में प्रतिरोध तीव्र था और शुरुआती हार, जैसे कि जुलाई 1909 में बैरेंको डेल लोबो की हार, ने स्पेन के भीतर एक मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न की।
युद्ध न केवल विदेश में लड़ा गया बल्कि यह देश के अंदरूनी हिस्सों में भी फैलने लगा था। सैनिकों को भेजने, जिनमें से कई बिना संसाधनों वाले श्रमिकों से बने थे, ने गहरी अस्वीकृति पैदा की, खासकर बार्सिलोना जैसे शहरों में, जहां अनिवार्य लामबंदी को अन्याय माना जाता था। फिर संचित अशांति को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति का साधन मिल गया। 26 और 28 जुलाई 1909 के बीच स्थिति विस्फोटक हो गई। जो विरोध के रूप में शुरू हुआ वह तेजी से एक सामान्यीकृत विद्रोह में बदल गया। तथाकथित दुखद सप्ताह ने सभी निहित तनाव को सतह पर ला दिया। सड़कें टकराव से भर गईं, बैरिकेड्स लगाए गए, धार्मिक इमारतों में आग लगा दी गई और कई दिनों तक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। प्रतिक्रिया जोरदार थी। सेना ने नियंत्रण हासिल करने के लिए हस्तक्षेप किया और दमन कठोर था, जो सत्ता और आबादी के बीच संबंधों में पहले और बाद की स्थिति को दर्शाता है। उन दिनों का प्रभाव तात्कालिक हिंसा तक ही सीमित नहीं था। इसने एक गहरी छाप छोड़ी जिससे पता चला कि जो संतुलन दशकों से बना हुआ था उसे अब उसी तरह कायम नहीं रखा जा सकता। बाद के वर्षों में स्थिति स्थिर होने की बजाय बिगड़ती ही गई। 1912 में मैड्रिड में जोस कैनालेजेस की हत्या ने पुष्टि की कि राजनीतिक हिंसा देश की वास्तविकता का हिस्सा बन गई है। उसी वर्ष सत्ता के भीतर सुधार के सबसे गंभीर प्रयासों में से एक का अंत हो गया, जिससे एक बार फिर एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे भरना मुश्किल था। उस क्षण से राजनीति निरंतर अस्थिरता के चरण में प्रवेश कर गई। सरकारें एकजुट हुए बिना एक दूसरे का अनुसरण करती रहीं, दबाव में निर्णय लिए गए और सामाजिक तनाव बढ़ता रहा। इस बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ यूरोप ने एक नए चरण में प्रवेश किया। एक ऐसा संघर्ष जिससे स्पेन अलग रहा, लेकिन जिसके आर्थिक और सामाजिक परिणाम दृढ़ता से महसूस किए गए। तटस्थता से शांति नहीं आई, इसके विपरीत इसने असमानताओं को बढ़ा दिया। जबकि कुछ क्षेत्रों को स्थिति से लाभ हुआ, दूसरों ने अपनी स्थिति खराब देखी, असंतोष बढ़ा और विरोध कई गुना बढ़ गया। देश एक ऐसे परिदृश्य की ओर बढ़ गया जहां स्थिरता अब एक वास्तविक विकल्प नहीं था, बल्कि एक भ्रम था जो धीरे धीरे टूट रहा था। जो 1874 के बाद व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था, वह एक गहराते संकट में बदल रहा था। एक ऐसा संकट जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था और जिसने आने वाले वर्षों में बहुत बड़े विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। 1917 में शुरू हुआ तनाव फैलती हुई सनसनी बनकर रह गया और एक खुला संकट बन गया। वह वर्ष एक ब्रेकिंग पॉइंट था जहां एक ही समय में कई संघर्ष हुए। एक तरफ सेना के भीतर असंतोष, दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक दबाव और साथ ही बढ़ती सामाजिक एकजुटता जिसने देश की दिशा पर सवाल उठाया। जुलाई 1917 में स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच गई। सेना ने अपने हितों की रक्षा के लिए बैठकें आयोजित की, जबकि राजनीतिक प्रतिनिधियों ने बार्सिलोना में बैठक कर गहन बदलाव की मांग की और इसके समानांतर श्रमिक आंदोलन ने हड़तालों को बढ़ावा दिया, जिससे प्रमुख क्षेत्र पंगु हो गए। देश कई मोर्चों में विभाजित हो गया, जिसे अब पिछले फॉर्मूलों के साथ प्रबंधित नहीं किया जा सकता था।
बाद के वर्षों में अस्थिरता आदर्श बन गई। सरकारें एकजुट होने की क्षमता के बिना एक दूसरे का अनुसरण करती रहीं, लगातार दबाव में निर्णय लिए गए और सामाजिक अशांति बढ़ती रही। बार्सिलोना जैसे शहरों में संघर्ष चरम स्तर पर पहुंच गया। श्रमिकों और व्यावसायिक हितों से जुड़े बलों के बीच झड़पें हुईं, जिससे निरंतर हिंसा का माहौल पैदा हुआ जो सत्ता की कमजोरी को दर्शाता है। 1920 में प्रधानमंत्री एडुआर्डो दातो की हत्या ने पुष्टि की कि राजनीतिक हिंसा अपरिवर्तनीय स्तर तक पहुंच गई थी। उसी अवधि में हड़तालों, टकरावों और कट्टरपंथी कार्रवाइयों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, क्योंकि देश एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ गया था जिसे नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा था। हालांकि सबसे कठिन झटका कुछ ही समय बाद आया। 5 जून 1921 को उत्तरी अफ्रीका में स्पेनिश सेना को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वार्षिक लड़ाई सैन्य विफलता और आंतरिक अव्यवस्था का प्रतीक बन गई। हजारों सैनिक मारे गए या एक अराजक वापसी में पकड़े गए, जिसने गंभीर योजना और नेतृत्व त्रुटियों को उजागर किया। प्रभाव तत्काल था। जनता की राय ने आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिम्मेदारियों की मांग की गई और बड़े पैमाने पर राजनीतिक संकट पैदा हो गया। सेना की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान हुआ और देश के नेतृत्व में विश्वास और भी कमजोर हो गया। तब तक जो तनाव का संचय था वह नियंत्रण के स्पष्ट नुकसान में बदल गया। 1921 और 1923 के बीच स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मोरक्को में युद्ध से टूट-फूट होती रही, सामाजिक तनाव बढ़ता रहा और राजनीति अवरुद्ध हो गई, स्पष्ट समाधान देने में असमर्थ रही। इस संदर्भ में 13 सितंबर 1923 को जनरल प्राइमो डी रिवेरा ने तख्तापलट किया, पिछले चरण को समाप्त किया और सैन्य नियंत्रण के तहत एक नए चरण की शुरुआत की। इस आंदोलन के साथ दशकों पहले शुरू हुआ एक चक्र बंद हो गया। 1874 में जिसे देश को स्थिर करने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वह अब सेना के सीधे हस्तक्षेप में समाप्त हो गया, जिससे पता चलता है कि पिछली संरचनाएं अब उस वास्तविकता को बरकरार नहीं रख सकती हैं जो समय के साथ बनी थी। इस प्रकार देश ने एक नए चरण में प्रवेश किया, जो राजनीतिक जीवन के निलंबन से चिह्नित था, जैसा कि तब तक ज्ञात था। लेकिन संचित समस्याओं को हल करने से दूर इस निर्णय ने केवल एक बहुत गहरे परिवर्तन को स्थगित कर दिया जो अभी भी आना बाकी था। 13 सितंबर 1923 के तख्तापलट के बाद मिगुएल प्राइमो डी रिवेरा ने राजा अल्फोंसो के समर्थन से देश का नियंत्रण ग्रहण किया। बाहरी स्तर पर मोरक्को में युद्ध तब तक जारी रहा जब तक कि 1925 में स्पेनिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच सहयोग ने अल होसेमा में लैंडिंग के बाद स्थिति को उलटने की अनुमति नहीं दी, जो अफ्रीकी संघर्ष के अंत की शुरुआत थी। इस सैन्य सफलता ने सत्ता को क्षणिक राहत तो दी, लेकिन लगातार बढ़ती आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कुछ विशिष्ट प्रगतियों के बावजूद देश की वास्तविकता मूल रूप से नहीं बदली। प्रतिनिधित्व की कमी, सामाजिक तनाव और सत्ता और जनसंख्या के बीच वियोग मौजूद रहा। समय बीतने के साथ यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों ने शुरू में हस्तक्षेप का समर्थन किया था, उन्होंने खुद को दूर करना शुरू कर दिया और राजनीतिक टूट-फूट स्पष्ट हो गई।
दशक के अंत तक स्थिति अस्थिर हो गई। जनवरी 1930 में प्राइमो डी रिवेरा ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया, अपने पीछे एक कमजोर संरचना और एक बढ़ती हुई राजशाही पर सवाल उठाया। राजा ने नई सरकारें नियुक्त करके स्थिति को पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की, लेकिन विश्वास पहले ही बहुत कम हो चुका था। अगले महीनों में सामान्य स्थिति बहाल करने के असफल प्रयास हुए, जबकि रिपब्लिकन ताकतों और राजनीतिक संगठन के नए रूपों के लिए समर्थन बढ़ा। असंतोष अब एक अलग घटना नहीं थी, यह समाज के व्यापक क्षेत्रों में फैल गया था। निर्णायक क्षण 12 अप्रैल 1931 को आया, जब नगरपालिका चुनाव हुए, जो स्पष्ट रूप से स्थानीय होने के बावजूद देश की वास्तविक स्थिति का एक स्पष्ट संकेतक बन गए। बड़े शहरों में, जहां सामाजिक परिवर्तन सबसे अधिक दिखाई दे रहा था, रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1931 को दूसरे गणतंत्र की घोषणा की गई, जिससे अल्फोंसो 13 का शासन समाप्त हो गया, जिन्होंने सीधे टकराव के बिना देश छोड़ दिया। इस प्रकार एक चरण बंद हो गया जो देश को स्थिर करने के इरादे से दशकों पहले शुरू हुआ था। इसके बाद जो हुआ वह केवल राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं था, यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जो वर्षों से संचित तनावों, विफल निर्णयों और सामाजिक परिवर्तनों से बनी थी, जिन्हें अब नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। स्पेन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था, नई उम्मीदों, नई चुनौतियों और उस वास्तविकता से बहुत अलग, जिसने पुनर्स्थापना को जन्म दिया था। क्योंकि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं रुकती नहीं हैं, वे विकसित होती हैं, वे अनुकूलन करती हैं, और जब दबाव निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो वे सब कुछ बदल देती हैं। और जो आने वाला था वह और भी अधिक तीव्र होगा। 14 अप्रैल 1931 की उद्घोषणा के साथ स्पेन ने एक पूरी तरह से नए चरण में प्रवेश किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, यह दशकों के सामाजिक परिवर्तन का परिणाम था जो अंततः पारंपरिक शक्ति की सीमाओं को पार कर गया था। नई सरकार ने संस्थागत संरचना से लेकर आबादी की रहने की स्थिति तक सभी स्तरों पर देश को पुनर्गठित करने की जिम्मेदारी ली। पहले उद्देश्यों में से एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना था, एक प्रक्रिया जो तुरंत शुरू हुई और जिसमें भागीदारी और अधिकारों का व्यापक आधार स्थापित करने की मांग की गई। मई 1931 में सार्वजनिक जीवन में चर्च के ऐतिहासिक प्रभाव को खत्म करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई। साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधार प्रस्तावित किए गए, जहां असमानता विशेष रूप से स्पष्ट थी, और आधुनिकीकरण और राजनीति पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सैन्य क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा दिया गया। 28 जून 1931 को चुनाव हुए, जिससे सुधारवादी ताकतों के प्रभुत्व वाली संसद का निर्माण हुआ, जिससे नए संविधान के प्रारूपण में प्रगति हुई, जिसे अंततः उसी वर्ष 9 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई। इस पाठ ने व्यक्तिगत अधिकारों, क्षेत्रीय पुनर्गठन और शक्तियों के बीच एक नए संतुलन पर आधारित एक रूपरेखा स्थापित की,
जो देश को एक अलग सामाजिक वास्तविकता के अनुकूल बनाने के इरादे को दर्शाती है। हालांकि शुरुआत से ही नए चरण को गहरे तनाव से चिह्नित किया गया था। एक तरफ ऐसे क्षेत्र जो तेजी से और संरचनात्मक परिवर्तनों को बढ़ावा देते थे, दूसरी तरफ ऐसे समूह जो इन परिवर्तनों में अपने हितों और देश को समझने के अपने तरीके के लिए सीधा खतरा देखते थे। यह विभाजन सही नहीं था। इसकी जड़ें आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक मतभेदों में थीं जो दशकों से जमा हुए थे। कार्यस्थल में श्रमिक संगठनों ने अपना प्रभाव बढ़ाया, लामबंदी को बढ़ावा दिया और सुधारों में तेजी लाने के लिए दबाव डाला। इस बीच देश के अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, परिवर्तनों के प्रतिरोध ने निरंतर संघर्ष उत्पन्न किया। परिवर्तन की अपेक्षाओं और उन्हें लागू करने की वास्तविक क्षमता के बीच की दूरी तेजी से स्पष्ट हो गई। नया चरण महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ते तनाव के साथ भी जो गायब नहीं हुआ था। देश खरोंच से शुरू नहीं हो रहा था। इसका एक जटिल इतिहास था, गहरी असमान सामाजिक संरचनाओं और तेजी से संगठित आबादी के साथ, जिसने प्रत्येक सुधार को घर्षण के बिंदु में बदल दिया। जो चीज पुनर्गठन के अवसर के रूप में शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे टकराव के परिदृश्य में बदल गई, जहां प्रत्येक प्रगति ने एक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और जहां संतुलन बनाए रखना कठिन होता गया। दिसंबर 1931 में संविधान की मंजूरी के बाद नई राजनीतिक शक्ति ने उन संरचनाओं को बदलने के उद्देश्य से गहन सुधारों का एक चरण शुरू किया जो दशकों से वास्तविक परिवर्तनों के बिना थे। मैनुअल अजाना के नेतृत्व ने इस चरण को चिह्नित किया, जिसमें भूमि स्वामित्व, सेना के संगठन, शिक्षा और राज्य और चर्च के बीच संबंध जैसे प्रमुख पहलुओं को संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता गहरी असमानता की स्थिति को ठीक करने की थी। भूमि का बड़ा विस्तार कुछ मालिकों के हाथों में रहा, जबकि किसानों का एक बड़ा हिस्सा अनिश्चित परिस्थितियों में रहता था। प्रस्ताव में इन भूमियों को पुनर्वितरित करने और अधिक स्थिर आर्थिक आधार तैयार करने और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक असंतुलन को कम करने के इरादे से उन लोगों को उन तक पहुंचने की अनुमति देने की मांग की गई, जिन्होंने उन पर काम किया। साथ ही सेना में परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया, न केवल संगठनात्मक दृष्टिकोण से, बल्कि इसे देश की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ढालने, इसके आकार को कम करने और इसकी राजनीतिक भूमिका को सीमित करने के लिए एक ऐसा उपाय जो पिछले चरणों को चिह्नित करने वाले हस्तक्षेपों से बचने की मांग करता था। शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में गहन आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया। शिक्षण को चर्च के प्रत्यक्ष प्रभाव से अलग किया गया और अधिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जो सोचने के नए तरीकों पर केंद्रित थी। इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इससे एक ऐसी संस्था प्रभावित हुई जिसकी सदियों से केंद्रीय भूमिका रही थी। सुधार केवल इन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थे, क्षेत्रीय मुद्दे को भी संबोधित किया गया था, जिससे अपनी पहचान वाले क्षेत्रों में स्वायत्तता के रूपों का द्वार खुल गया, जो देश के संगठन और राष्ट्रीय एकता को समझने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था।
हालांकि इनमें से प्रत्येक आंदोलन ने तत्काल प्रतिक्रिया उत्पन्न की। रूढ़िवादी क्षेत्रों, संपत्ति मालिकों, सेना के हिस्से और धार्मिक समूहों ने इन परिवर्तनों को अपनी स्थिति के लिए सीधे खतरे के रूप में माना, जिससे तीव्र विरोध हुआ। सभी स्तरों पर तनाव बढ़ने लगा। ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, संस्थानों में, जिसे शुरू में आधुनिकीकरण प्रक्रिया माना जाता था, वह टकराव का परिदृश्य बनने लगा, जहां प्रत्येक सुधार ने एक नया मोर्चा खोल दिया। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह एक अस्थिर रेखा पर आगे बढ़ रहा था, जहां परिवर्तन की उम्मीदें लगातार मौजूदा प्रतिरोध से टकरा रही थीं, और जहां स्थायी संतुलन बनाए रखने की संभावना तेजी से कठिन होती जा रही थी। सुधारवादी चरण न केवल संरचनाओं को बदल रहा था, यह समाज को बनाने वाले विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित कर रहा था, और उस प्रक्रिया में तनाव एक माध्यमिक तत्व बनना बंद हो गया और राजनीतिक जीवन की केंद्रीय धुरी बन गया। 1933 से शुरू होकर गणतंत्र की दिशा स्पष्ट रूप से बदल गई। चुनावों से दक्षिणपंथी ताकतों के प्रभुत्व वाले दौर की शुरुआत हुई, जिसने पिछले वर्षों में शुरू किए गए सुधारों के एक बड़े हिस्से को रोक दिया। इस अवधि, जिसे ब्लैक बायेनियम के रूप में जाना जाता है, ने न केवल राजनीतिक निर्णयों को संशोधित किया, बल्कि उस संतुलन को भी बदल दिया जिसे 1931 से बनाने का प्रयास किया गया था। तनाव तेजी से बढ़ा, ब्लॉकों के बीच अविश्वास गहरा हो गया, और संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं रह गया और सड़कों पर आ गया। अक्टूबर 1934 में एक विद्रोह भड़क उठा जो विशेष रूप से एस्टूरियस और कैटेलोनिया में तीव्र था। उत्तर में इसने मजबूत कार्यकर्ता भागीदारी के साथ एक सामाजिक चरित्र अपनाया, जबकि कैटेलोनिया में यह एक संस्थागत टूटन से जुड़ा था जिसने सीधे केंद्रीय सत्ता पर सवाल उठाया। दोनों आंदोलनों को सेना द्वारा दबा दिया गया, जिससे दमन और इससे भी अधिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। उच्चारण: इन घटनाओं के बाद देश तेजी से कठोर स्थितियों में संरचित हो गया, जहां प्रत्येक निर्णय ने विरोधी गुट में खतरे की धारणा को मजबूत किया। समझौतों के लिए जगह काफी कम हो गई और राजनीति स्थायी टकराव के इर्द-गिर्द घूमने लगी। फरवरी 1936 में नए चुनाव आयोजित किए गए और फ्रंट पॉपुलर ने जीत हासिल की, जिससे सत्ता एक वामदुर्गी गठबंधन को लौट गई जिसने लंबित सुधारों को दोबारा लागू करने का प्रयास किया। लेकिन संदर्भ पहले जैसा नहीं था। तनावों का संचय पूरी तरह से स्थिति को बदल चुका था और हर कदम को एक बड़े संघर्ष की ओर उठाए गए कदम के रूप में व्याख्यायित किया जाता था। राजनीतिक हिंसा अगले महीनों में तीव्र हो गई। हमले, टकराव और संगठित कार्रवाई देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही थीं, जिससे लगातार अस्थिरता का माहौल बन गया। जुलाई 1936 में एक असॉल्ट गार्ड के लेफ्टिनेंट की हत्या के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता की मौत भी हुई, एक ऐसा घटना जिसने स्पष्ट कर दिया कि स्थिति ने किसी भी संस्थागत नियंत्रण क्षमता को पार कर लिया था। 17 जुलाई 1936 को उत्तरी अफ्रीका में एक सैनिक विद्रोह शुरू हुआ और अगले दिन 18 जुलाई को यह प्रायद्वीप में फैल गया। जो पहले एक सीमित विद्रोह प्रतीत होता था, वह जल्दी ही एक व्यापक संघर्ष में बदल गया।
क्षेत्र विभाजित हो गया और राज्य की संरचनाएं एकीकृत रूप से काम करना बंद कर दिया। युद्ध शुरू हो गया था, एक सहज टूटन के रूप में नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम के रूप में, जिसमें अनसुलझे तनाव, अधूरे सुधार और बढ़ते गहरे संघर्ष जमा हो गए। आधी सदी से भी अधिक समय तक देश ने एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की थी जो कभी भी पूरी तरह से समेकित नहीं हुआ था। 1874 में शुरू हुई बहाली से लेकर गणतंत्र के परिवर्तनों तक प्रत्येक चरण में नई दरारें खुली रहीं जो समय के साथ एक दूसरे के साथ असंगत हो गईं। 1936 में इन फ्रैक्चर का एक साथ अस्तित्व में आना बंद हो गया और वे एक दूसरे से सीधे भिड़ने लगे। जुलाई 1936 के प्रकोप के साथ देश ने एक एकीकृत संरचना के रूप में काम करना बंद कर दिया और दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया जो पूरी तरह से अलग अलग परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया करते थे। कुछ ही हफ्तों में क्षेत्र खंडित हो गया और प्रत्येक भाग अपने उद्देश्यों, संसाधनों और नियंत्रण के रूपों के अनुसार व्यवस्थित होने लगा। विद्रोही क्षेत्र में कमान उत्तरोत्तर केंद्रित होती गई। जैसे जैसे पहले महीने आगे बढ़े, समन्वय की आवश्यकता के कारण सैन्य नेतृत्व को एकजुट करना पड़ा और अंतः नियंत्रण एक ही दिशा के हाथों में था, जिसने अधिक केंद्रीकृत संगठन और जमीन पर अधिक परिभाषित रणनीति की अनुमति दी। गणतांत्रिक पक्ष में स्थिति अधिक जटिल थी। विभिन्न राजनीतिक ताकतें, संघ और सशस्त्र समूह सहअस्तित्व में थे जिन्होंने विद्रोह को रोकने के उद्देश्य को साझा किया था, लेकिन इसे करने के तरीके पर हमेशा सहमत नहीं थे। इस विविधता ने पहले क्षणों में सैन्य समन्वय को कठिन बना दिया। हालांकि समय के साथ प्रारंभिक मिलिशिया को बदलने के लिए एक संरचित सेना बनाकर बलों को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। शुरू से ही दोनों पक्षों ने विदेशी समर्थन मांगा। यूरोपीय शक्तियों ने आधिकारिक तौर पर गैर हस्तक्षेप की स्थिति अपनाई, लेकिन व्यवहार में सहायता असमान रूप से पहुंची, जिसने सीधे संघर्ष के विकास को प्रभावित किया। विद्रोही पक्ष पर बाहरी समर्थन ने सैन्य क्षमता को मजबूत करना संभव बना दिया, विशेष रूप से विमानन और रसद जैसे प्रमुख पहलुओं में, जबकि रिपब्लिकन पक्ष पर सहायता अधिक सीमित थी और काफी हद तक विशिष्ट आपूर्ति और विदेशी स्वयंसेवकों की भागीदारी पर निर्भर थी जो लड़ाकू इकाइयों में एकीकृत थे। जैसे जैसे महीने आगे बढ़े, संघर्ष आगे बढ़ने और ठहराव के चरणों के साथ एक लंबे युद्ध में बदल गया, जहां क्षेत्र पर नियंत्रण निर्णायक कारक बन गया। कुछ ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण क्षण थे, लेकिन अंतिम परिणाम समय के साथ एक एकजुट और निरंतर सैन्य संरचना को बनाए रखने की क्षमता पर आधारित था। युद्ध केवल एक आंतरिक टकराव बनकर रह गया और एक ऐसा परिदृश्य बन गया जहां व्यापक वैचारिक और रणनीतिक तनाव परिलक्षित हुआ, जो देश से परे चला गया, जिससे इसकी जटिलता बढ़ गई और इसकी अवधि लंबी हो गई। जो एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, वह पूर्ण संघर्ष में बदल गया, जहां न केवल सेनाओं को एक दूसरे का सामना करना पड़ा, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन के पूरी तरह से अलग मॉडल का भी सामना करना पड़ा।
देश उस बिंदु को पार कर चुका था जहां से वापसी संभव नहीं थी। और परिणाम न केवल युद्ध के मैदान पर ताकत पर निर्भर करेगा, बल्कि बढ़ती चरम वास्तविकता के बीच दीर्घकालिक परियोजना को बनाए रखने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दोनों पक्षों के बीच संतुलन उत्तरोत्तर झुकता गया। जो शुरू में अनिश्चित टकराव था वह स्पष्ट दिशा दिखाने लगा। संगठन की क्षमता, क्षेत्र पर नियंत्रण और विदेशों से प्राप्त समर्थन ने संघर्ष के विकास में निर्णायक अंतर को चिह्नित किया। 1937 और 1938 के दौरान विभिन्न मोर्चों पर सैन्य अभियान तेज हो गए। कुछ आक्रमणों ने महत्वपूर्ण क्षणों को चिह्नित किया, लेकिन प्रत्येक पक्ष की सीमाएं भी दिखाईं। संसाधनों और जीवन दोनों में संघर्ष निरंतर था, और युद्ध एक लंबी परीक्षा बन गया जहां प्रतिरोध और प्रयास को बनाए रखने की क्षमता निर्णायक थी। 1938 में एब्रो आक्रामक युद्ध के पाठ्यक्रम को बदलने के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन यह अंतिम परिणाम को बदलने में कामयाब नहीं हुआ। उस क्षण के बाद रिपब्लिकन पक्ष के लिए स्थिति और अधिक कठिन हो गई, जिसमें देखा गया कि कैसे उसकी युद्धाभ्यास करने की क्षमता कम हो गई थी जबकि दूसरे पक्ष की प्रगति अधिक स्थिर हो गई थी। 1939 की शुरुआत में स्थिति पहले से ही अस्थिर थी। क्षेत्र का नियंत्रण व्यावहारिक रूप से परिभाषित था और अंतिम प्रतिरोध विशिष्ट बिंदुओं पर केंद्रित था। उसी वर्ष जनवरी में सैनिक कैटेलोनिया की ओर आगे बढ़े और फरवरी में उनका कब्जा पूरा हो गया, जिससे शेष क्षेत्र पुनर्गठन की वास्तविक क्षमता के बिना रह गया। मैड्रिड ने सबसे लंबे समय तक विरोध किया, जो रिपब्लिकन रक्षा का अंतिम प्रतीक बन गया, लेकिन संसाधनों की कमी और स्थिति को उलटने की असंभवता ने परिणाम को अपरिहार्य बना दिया। 28 मार्च 1939 को सैनिकों ने राजधानी में प्रवेश किया और कुछ दिनों बाद 1 अप्रैल 1939 को युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा की गई। इसके साथ ही एक ऐसे संघर्ष का समापन हुआ जिसने देश को न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि इसकी सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय संरचना में भी पूरी तरह से बदल दिया था। युद्ध न केवल एक सैन्य टकराव था, यह दशकों से चल रही दरार की प्रक्रिया की सबसे चरम अभिव्यक्ति थी। परिणाम लड़ाई की समाप्ति के साथ समाप्त नहीं हुए, उन्होंने देश के बाद के विकास को गहराई से चिह्नित किया, एक नए चरण को परिभाषित किया जो वर्षों तक चलेगा और जो पूरी पीढ़ियों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा। संचित तनाव की प्रक्रिया के रूप में जो शुरू हुआ वह समग्र परिवर्तन में समाप्त हुआ, और इसका प्रभाव आखिरी शॉट के काफी देर बाद तक मौजूद रहेगा।